उस शाम आसमान पर काले बादल छा चुके थे। हवा तेज चलने लगी थी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर पानी भर गया। लोग दुकानों की छतों के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। उसी समय अनुराधा बुटीक से घर लौट रही थी। उसने अपनी स्कूटी धीरे धीरे चलानी शुरू की। एक हाथ से वह मिठाई का डिब्बा संभाल रही थी जो उसने अपनी माँ के लिए खरीदा था। आज उसकी तनख्वाह के साथ थोड़ा बोनस भी मिला था। उसने सोचा था कि माँ को उनकी पसंद की रसमलाई खिलाकर खुश कर देगी। वह मुस्कुरा ही रही थी कि अचानक पीछे से तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। एक चमचमाती काली लग्जरी कार तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अनुराधा ने स्कूटी थोड़ा किनारे कर ली। कार आराम से निकल सकती थी, लेकिन अगले ही पल कार ने जानबूझकर सड़क किनारे भरे गंदे पानी की तरफ मोड़ लिया। गंदा पानी पूरे जोर से उछला और अनुराधा सिर से पांव तक भीग गई। उसके कपड़े, चेहरा, बाल सब कीचड़ और गंदे पानी से भर गए। उसके हाथ से मिठाई का डिब्बा गिरकर सड़क पर फैल गया। कुछ राहगीर रुक गए। किसी ने अफसोस जताया तो किसी ने कार की तरफ गुस्से से देखा। अनुराधा की आंखों में अपमान और गुस्से की आग भर गई। उसने जोर से आवाज लगाई, रुकिए। सबको हैरानी हुई। वो महंगी कार कुछ दूरी पर सचमुच रुक गई। धीरे धीरे उसका दरवाजा खुला। महंगे सूट बूट में एक लंबा आत्मविश्वास से भरा नौजवान बाहर निकला। चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वह आराम से कार का दरवाजा बंद करके अनुराधा के सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? उसने बेहद रूखे लहजे में पूछा। अनुराधा ने गुस्से में कहा, क्या हुआ? आपने जानबूझकर मेरे ऊपर पानी उछाला है। उसका नाम कुलदीप था। कुलदीप ने जरा सा भी पछतावा दिखाए बिना कंधे उचकाए। तो अनुराधा कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखती रह गई। तो आपको माफी मांगनी चाहिए। कुलदीप हल्का सा हंसा। माफी? किस बात की? आपकी वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए। मेरी माँ के लिए लाई मिठाई भी सड़क पर गिर गई। कुलदीप ने सड़क पर गिरी मिठाई की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, अगर इतनी कीमती थी तो संभल कर चलना चाहिए था। अनुराधा का धैर्य जवाब देने लगा, गलती आपकी है। कुलदीप उसके एकदम करीब आकर बोला, गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। सड़क पर चलने का तरीका नहीं आता तो घर से निकलना नहीं चाहिए। अनुराधा की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसने सीधी नजर से कुलदीप को देखते हुए कहा, पैसों का घमंड इंसान को बड़ा नहीं बनाता, छोटा बना देता है। आसपास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने शायद पहली बार कुलदीप से इस लहजे में बात की थी। कुलदीप की आंखों में गुस्सा उतर आया। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? अनुराधा ने बिना डरे जवाब दिया, नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर जान गई हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे इंसान बिल्कुल नहीं हैं। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिक गई। बारिश लगातार बरस रही थी। हवा तेज हो चुकी थी, लेकिन उस पल जैसे पूरी दुनिया थम गई थी। कुलदीप पहली बार किसी लड़की की आंखों में इतना आत्मसम्मान देख रहा था। वह मुस्कुराया नहीं। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन ना जाने क्यों वह कुछ क्षण तक अनुराधा को देखता ही रह गया। फिर उसने जेब से नोटों की गड्डी निकाली। कुछ नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो, जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा है। अब ड्रामा खत्म करो। अनुराधा ने उन नोटों की तरफ देखा भी नहीं। उसने कुलदीप का हाथ पीछे धकेल दिया। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती मिस्टर। अगर इंसानियत खरीदने की कोई दुकान मिले तो सबसे पहले वहीं चले जाइएगा। यह कहकर अनुराधा अपनी भीगी स्कूटी उठाने लगी। कुलदीप पहली बार कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसे समझ नहीं आया कि एक साधारण सी लड़की ने उसके सामने पैसे ठुकराने की हिम्मत कैसे कर ली। अनुराधा स्कूटी स्टार्ट करके धीरे धीरे वहां से चली गई। कुलदीप बहुत देर तक उसी दिशा में देखता रहा। फिर उसने खुद को झटका और बड़बड़ाया, अजीब लड़की है, घमंड तो जैसे इसे भी कम नहीं। वह वापस अपनी कार में बैठ गया और तेजी से आगे निकल गया। उधर अनुराधा भी घर लौटते हुए बार बार उसी घमंडी चेहरे को याद कर रही थी। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान,
दोबारा कभी उस इंसान से मुलाकात मत करवाना। लखनऊ शहर की शामों में एक अजीब सी कशिश थी। पुरानी इमारतों की दीवारों से टकरा कर आती ठंडी हवा, इत्र की हल्की हल्की खुशबू, सड़क किनारे उबलती चाय की भाप और बारिश से भीगी गलियां। हर नजारा जैसे किसी अधूरी प्रेम कहानी का हिस्सा लगता था। लेकिन उसी शहर में दो ऐसी दुनिया भी थी जिनके बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक दुनिया संघर्ष से भरी हुई थी और दूसरी दौलत के घमंड में डूबी हुई। अनुराधा शर्मा 24 साल की एक साधारण सी लड़की, जिसके चेहरे की मासूम मुस्कान उसके भीतर छिपे संघर्षों को कभी बाहर नहीं आने देती थी। उसके पिता एक स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन 5 साल पहले बीमारी ने उन्हें हमेशा के लिए परिवार से छीन लिया था। उस दिन के बाद अनुराधा ने आंसू पोंछे और अपनी माँ का हाथ पकड़कर खुद से एक वादा किया था, अब इस घर की हर जिम्मेदारी मेरी है। उसका छोटा सा घर किसी महल जैसा नहीं था, लेकिन उसमें अपनापन बहुत था। दीवार पर टंगी पिता की तस्वीर, खिड़की के पास रखा तुलसी का पौधा और रसोई से आती चाय की खुशबू, यही उसकी दुनिया थी। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी, भगवान ने हमें दौलत नहीं दी, लेकिन अच्छे संस्कार जरूर दिए हैं। अनुराधा मुस्कुराकर जवाब देती, माँ, अच्छे संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत होती है। सुबह होते ही वह बुटीक चली जाती, जहां वह कपड़ों की डिजाइन और सजावट का काम करती थी। मेहनत इतनी करती कि मालिक भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। शाम को घर लौटकर माँ की दवाइयों का ध्यान रखती और फिर मोहल्ले की छोटी लड़कियों को मुफ्त में कढ़ाई और सिलाई सिखाती। उसके लिए जिंदगी शिकायत नहीं, जिम्मेदारी थी। उधर शहर के सबसे आलीशान इलाके में खड़ा था मल्होत्रा मेंशन। बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां, चारों तरफ सुरक्षा कर्मी और भीतर ऐसी शानो शौकत जिसे देखकर किसी की भी आंखें ठहर जाए। यही रहता था कुलदीप मल्होत्रा, शहर का सबसे बड़ा युवा उद्योगपति। पैसा, रुतबा, नाम, शोहरत, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ इंसानियत की। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बचपन से उसकी हर जिद पूरी हुई थी। किसी ने उसे कभी ना नहीं कहा था। धीरे धीरे उसकी जिद घमंड बन गई और घमंड उसका स्वभाव। ऑफिस में कर्मचारी उसकी आहट से घबरा जाते। अगर कोई छोटी सी गलती कर देता तो कुलदीप सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता। उसे लगता था कि पैसे से हर इंसान खरीदा जा सकता है। उसकी माँ सविता मल्होत्रा कई बार समझाती, बेटा, इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है। लेकिन कुलदीप हंसकर कहता, माँ, इस दुनिया में लोग अच्छे व्यवहार की नहीं, बड़े बैंक बैलेंस की इज्जत करते हैं। उसके पिता राजेश मल्होत्रा बेटे की यह आदत देखकर अंदर ही अंदर परेशान रहते। वे जानते थे कि दौलत ने उनके बेटे को सफल तो बना दिया है, लेकिन अच्छा इंसान नहीं। बारिश वाली उस रात को पूरे 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन अनुराधा जब भी आईने में खुद को देखती, उसे उस घमंडी इंसान का चेहरा याद आ जाता। उसे आज भी उस सड़क पर हुई बेइज्जती याद थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अगर जिंदगी में दोबारा कभी उस आदमी से सामना हुआ तो वह उससे नजरें तक नहीं मिलाएगी। उधर कुलदीप भी उस घटना को भुला नहीं पाया था। न जाने क्यों उस साधारण सी लड़की की कही हुई एक बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। वह हर बार उस बात को झटक देता, लेकिन फिर भी वह आवाज उसके मन के किसी कोने में रह जाती। उसी सुबह बुटीक की मालकिन शालिनी मैडम ने सभी कर्मचारियों को अपने केबिन में बुलाया। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी कंपनी को इस साल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मल्होत्रा ग्रुप की एनुअल बिजनेस पार्टी की पूरी सजावट हम करेंगे। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति वहां आने वाले हैं। इस काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह सुनते ही पूरे स्टाफ में उत्साह फैल गया। शालिनी मैडम ने आगे कहा,
इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं अनुराधा को देना चाहती हूँ। उसकी डिजाइन सबसे अलग होती है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अनुराधा ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि यह वही मल्होत्रा ग्रुप है जिसके मालिक से उसकी बारिश वाली रात मुलाकात हो चुकी थी। अगले दिन सुबह से ही वह अपने साथियों के साथ सजावट का सामान लेकर मल्होत्रा मेंशन पहुंच गई। जैसे ही विशाल लोहे का गेट खुला, उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। सामने किसी महल से भी बड़ा घर था। चारों तरफ खूबसूरत बगीचे, संगमरमर की सीढ़ियां, बीच में फव्वारा और सुरक्षा में खड़े कई गार्ड। उसने गहरी सांस ली और अपना काम शुरू कर दिया। पूरा दिन सभी लोग हॉल को सजाने में लगे रहे। रंग बिरंगी फूलों की लड़ियां, झूमर, पर्दे, स्टेज और मेहमानों के बैठने की व्यवस्था, हर चीज अनुराधा खुद खड़े होकर देख रही थी। उसकी बारीकी देखकर वहां काम करने वाले लोग भी प्रभावित हो रहे थे। शाम होते होते पूरा हॉल किसी राजमहल जैसा दिखाई देने लगा। उसी समय बाहर से कई महंगी गाड़ियों का काफिला अंदर आया। सभी कर्मचारी एक तरफ हट गए। सबसे आगे काले रंग की वही लग्जरी कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और कुलदीप नीचे उतरा। उसने जैसे ही सामने नजर उठाई, उसकी नजर सीधे अनुराधा पर जाकर ठहर गई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रह गए। अनुराधा के चेहरे पर हैरानी थी। कुलदीप के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन वह मुस्कान अहंकार से भरी हुई थी। वह धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, ओह, तो तुम यहाँ काम करती हो? अनुराधा ने शांत स्वर में कहा, जी, काम करती हूँ और पूरी ईमानदारी से करती हूँ। कुलदीप ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अच्छा है, कम से कम सड़क पर लोगों को भाषण देने से तो बेहतर है। अनुराधा ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और दूसरों की इज्जत करना सीख लेना शायद उससे भी अच्छा है। पास खड़े कुछ कर्मचारी दोनों को देखने लगे। कुलदीप का चेहरा सख्त हो गया। जुबान अभी भी बहुत चलती है तुम्हारी, सच बोलने की आदत है इसलिए। कुलदीप कुछ कहता, उससे पहले उसके पिता राजेश मल्होत्रा वहां आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अनुराधा की तरफ देखा और बोले, बेटी, तुम इस सजावट की जिम्मेदारी संभाल रही हो? अनुराधा ने आदर से हाथ जोड़ लिए। जी अंकल, अगर कहीं कोई कमी लगे तो आप जरूर बताइएगा। राजेश ने पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई। उनकी आंखों में संतोष झलक उठा। कमी? मुझे तो सब कुछ उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अनुराधा ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और फिर अपने काम में लग गई। राजेश ने एक नजर अपने बेटे की तरफ देखा। कुलदीप बिना वजह अनुराधा को घूर रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम इसे जानते हो क्या? कुलदीप ने लापरवाही से कहा, बस एक बार रास्ते में मुलाकात हुई थी। बहुत बोलती है। राजेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अनुराधा के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो गई। शहर के बड़े उद्योगपति, नेता और विदेशी मेहमान एक एक करके आने लगे। अनुराधा और उसकी टीम लगातार सभी व्यवस्थाएं संभाल रही थी। तभी एक वेटर की ट्रे अचानक फिसल गई और कई महंगे ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गए। तेज आवाज सुनते ही कुलदीप गुस्से से वहां पहुंचा। यह क्या बदतमीजी है? उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता तुम लोगों से? बेचारा वेटर डर के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनुराधा तुरंत आगे बढ़ी और बोली, सर, गलती से हुआ है, जानबूझकर किसी ने कुछ नहीं किया। कुलदीप ने गुस्से में कहा, तुम बीच में मत बोलो। अनुराधा शांत स्वर में बोली, अगर कोई डर जाएगा तो उससे और ज्यादा गलतियां होगी। कुलदीप ने तीखी नजर से उसकी तरफ देखा। तुम मुझे सिखाओगी कि कर्मचारियों से कैसे बात करनी चाहिए? अनुराधा ने धीरे से कहा, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि डांट से ज्यादा असर सम्मान का होता है। राजेश थोड़ी दूरी से यह सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अनुराधा चाहती तो चुप रह सकती थी, लेकिन उसने अपने लिए नहीं, एक गरीब कर्मचारी के लिए आवाज उठाई थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई। सभी मेहमान लौट गए। अनुराधा अपनी टीम के साथ सामान समेट रही थी। तभी राजेश मल्होत्रा उसके पास आए और बोले, बेटी, जरा 1 मिनट रुको।
अनुराधा आदर से खड़ी हो गई। राजेश ने कहा, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया। अगले महीने हमारे पूरे घर के इंटीरियर में कुछ बदलाव होने वाले हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं वह काम भी तुम्हारी कंपनी को देना चाहूंगा। अनुराधा के चेहरे पर खुशी आ गई। यह तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी अंकल, धन्यवाद। राजेश मुस्कुराए। धन्यवाद मुझे नहीं, अपनी मेहनत को देना। आज जो देखा उससे यकीन हो गया कि तुम सिर्फ अच्छा काम ही नहीं करती बल्कि अच्छे संस्कार भी रखती हो। दूर खड़ा कुलदीप यह सब सुन रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके पिता एक साधारण लड़की की इतनी तारीफ कर रहे हैं। अनुराधा वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते एक बार उसकी और कुलदीप की नजरें फिर मिली। कुलदीप ने मन ही मन सोचा, अब लगता है यह लड़की बार बार मेरी जिंदगी में आने वाली है। और राजेश मल्होत्रा अपनी बालकनी में खड़े दूर जाती हुई अनुराधा को देखते हुए बस इतना बोले, शायद भगवान ने इसे किसी वजह से हमारे घर भेजा है। पार्टी खत्म हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन राजेश मल्होत्रा के मन में अनुराधा की सादगी और संसारों की छवि बार बार उभर रही थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा था, बड़े बड़े उद्योगपति, अमीर परिवार, ऊंचे पदों पर बैठे लोग, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतना धैर्य और इतना सम्मान उन्होंने किसी में नहीं देखा था। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उनका बेटा बार बार अनुराधा को अपमानित करता रहा, फिर भी उसने अपनी मर्यादा की सीमा कभी पार नहीं की। उसी शाम उन्होंने अपने केबिन में बैठकर अनुराधा की बनाई इंटीरियर डिजाइन की फाइल दोबारा देखी और मुस्कुरा उठे। इतने में कुलदीप अंदर आया और बोला, पापा आपने बुलाया था? राजेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, हाँ, अगले महीने पूरे बंगले के इंटीरियर में बदलाव करवाने का सोच रहा हूँ। यह काम उसी लड़की की कंपनी को देना है। कुलदीप का चेहरा तुरंत उतर गया। उस लड़की को? शहर में और भी बहुत डिजाइनर हैं। राजेश शांत स्वर में बोले, मुझे काम चाहिए और अच्छा व्यवहार भी, दोनों उसमें है। कुलदीप बिना कुछ कहे वहां से निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। अगले ही दिन शालिनी मैडम ने अनुराधा को बुलाया। उनके चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों थी। अनुराधा, मल्होत्रा परिवार ने अपने पूरे बंगले की सजावट का काम हमें दिया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन इस बार पूरा काम तुम अकेले संभालोगी। अनुराधा कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे बारिश वाली घटना और पार्टी में हुई तकरार दोनों याद आ गई। उसने धीरे से कहा, मैडम, अगर किसी और को भेज दे तो? शालिनी ने हैरानी से पूछा, क्यों? तुम्हें तो सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए। अनुराधा मुस्कुरा दी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगी। अगली सुबह वह अपने जरूरी नक्शे, डिजाइन और सैंपल लेकर मल्होत्रा मेंशन पहुंची। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, सामने से कुलदीप सीढ़ियां उतरता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही उसके चेहरे पर वही अहंकार भरी मुस्कान लौट आई। वाह, अब तो लगता है तुमने हमारे घर को भी अपना दूसरा घर बना लिया है। अनुराधा उसकी बात अनसुनी कर दी और बोली, मुझे आपका ड्राइंग रूम और ऊपर के हिस्से का माप लेना है। कुलदीप ने व्यंग से कहा, पहले पूछ तो लिया करो कि इजाजत है या नहीं। तभी पीछे से राजेश की आवाज आई, इसे किसी इजाजत की जरूरत नहीं, मैंने बुलाया है। कुलदीप चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। अनुराधा अपना काम करने लगी। वह हर कमरे को ध्यान से देखती, माप लेती और अपनी डायरी में नोट करती जा रही थी। घर के नौकर भी उसके शांत स्वभाव से प्रभावित हो रहे थे। दोपहर तक उसने आधे से ज्यादा काम पूरा कर लिया। तभी एक नौकर भारी फूलदान उठाते समय लड़खड़ा गया। फूलदान उसके हाथ से छूटकर गिर गया। आवाज सुनते ही कुलदीप दौड़ता हुआ आया। तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता। पता है इसकी कीमत क्या थी? बेचारा नौकर डर के मारे कांपने लगा। कुलदीप उसे नौकरी से निकालने ही वाला था कि अनुराधा बीच में आ गई। सर, गलती हो गई है, इंसान से ही गलती होती है। कुलदीप गुस्से में बोला, तुम हर बार बीच में क्यों बोलती हो? अनुराधा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि गलती की सजा अपमान नहीं होनी चाहिए। तुम मुझे सिखाओगी? कुलदीप गर्जा, नहीं, बस याद दिला रही हूँ।
कि डांट से ज्यादा असर सम्मान का होता है। कुलदीप ने नौकर की तरफ देखा और गुस्से में बोला, जाओ यहाँ से, अगली बार गलती हुई तो नौकरी चली जाएगी। नौकर हाथ जोड़कर चला गया। जाते जाते उसने अनुराधा की तरफ कृतज्ञता भरी नजर से देखा। दोपहर के भोजन का समय हुआ। सविता मल्होत्रा ने अनुराधा को खाने की मेज पर बुलाया। अनुराधा ने विनम्रता से मना किया, आंटी, मैं काम खत्म करके खा लूंगी। सविता मुस्कुराई, बेटी, काम कभी खत्म नहीं होता, पहले खाना खा लो। अनुराधा उनके आग्रह को टाल नहीं सकी। वह मेज पर बैठ गई। कुलदीप भी वहीं बैठा था। उसने व्यंग करते हुए कहा, लगता है अब मेहमानों जैसी खातिरदारी भी होने लगी है। अनुराधा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सिर्फ सविता से कहा, आंटी, आपने अपने हाथों से बनाया है। सविता मुस्कुरा उठी। हाँ, अनुराधा ने पहला निवाला खाकर कहा, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बिल्कुल मेरी माँ के हाथ का स्वाद याद आ गया। यह सुनकर सविता की आंखों में अपनापन उतर आया। राजेश दूर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अनुराधा जहां जाती है वहां अपनेपन का एहसास छोड़ जाती है। शाम को काम खत्म हुआ। अनुराधा अपने सामान समेट रही थी, तभी उसकी नजर बगीचे में लगे एक सूखे पौधे पर पड़ी। उसने माली से पूछा, इसमें पानी क्यों नहीं डाला? माली बोला, साहब कहते हैं सूख गया है, निकाल दो। अनुराधा धीरे से उसके पास गई। उसने मिट्टी को हाथ से हटाकर देखा और मुस्कुराई। यह सूखा नहीं है, इसकी जड़ें अभी जिंदा है। थोड़ा ध्यान मिलेगा तो फिर से हरा हो जाएगा। उसने खुद पानी डाला और माली से कहा, इसे मत काटिए, हर सूखी चीज खत्म नहीं होती, कुछ को सिर्फ प्यार की जरूरत होती है। ऊपर बालकनी से राजेश यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने पीछे खड़े कुलदीप से कहा, देखा तुमने? कुलदीप ने अनमने ढंग से पूछा, क्या? राजेश बोले, जो लड़की एक सूखे पौधे में भी जिंदगी देख सकती है, वही किसी पत्थर जैसे दिल को भी बदल सकती है। कुलदीप ने हंसते हुए कहा, पापा, आप भी ना जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। राजेश ने बेटे की तरफ गंभीर नजरों से देखा और मन ही मन एक निर्णय ले लिया। उसी रात अपने कमरे में उन्होंने सविता से कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अगर अनुराधा इस घर की बहू बन जाए तो शायद हमारा बेटा फिर से इंसान बन जाएगा। दौलत तो मैंने उसे बहुत दी, अब उसे एक अच्छा जीवन साथी देना चाहता हूँ। सविता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, मुझे भी पहली मुलाकात में वही लड़की पसंद आई है, लेकिन क्या कुलदीप मानेगा? राजेश ने गहरी सांस ली। आज नहीं मानेगा, लेकिन एक दिन उसे समझ आएगा कि रिश्ते पैसे से नहीं, संस्कारों से चलते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, भगवान ने अनुराधा को हमारी जिंदगी में यूं ही नहीं भेजा है। राजेश मल्होत्रा ने जब अनुराधा को अपनी बहू बनाने का फैसला किया, तब उन्हें सबसे बड़ी चिंता अपने बेटे कुलदीप की थी। वह जानते थे कि यह फैसला आसान नहीं होगा। अगले दिन रात के खाने पर पूरा परिवार एक साथ बैठा था। माहौल बिल्कुल शांत था। तभी राजेश ने पानी का गिलास मेज पर रखते हुए कहा, कुलदीप, मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सोच लिया है। कुलदीप ने बिना सिर उठाए कहा, जिससे मुझे शादी करनी होगी उसे मैं खुद चुनूंगा। राजेश शांत स्वर में बोले, इस बार फैसला मैं करूंगा। लड़की का नाम अनुराधा है। इतना सुनते ही कुलदीप के हाथ रुक गए। उसने हैरानी और गुस्से से पिता की तरफ देखा। वही लड़की जो हर बात पर मुझे ज्ञान देती फिरती है? राजेश ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, वही लड़की, क्योंकि मुझे लगता है कि वह इस घर के लिए सबसे सही है।
कुलदीप कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं कभी उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, यह मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। उधर दूसरी तरफ अनुराधा को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर पहुंचने वाली है। वह हमेशा की तरह अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर राजेश मल्होत्रा और उनकी पत्नी सविता खड़े थे। अनुराधा उन्हें देखकर घबरा गई। उसने तुरंत आदर से उन्हें अंदर बुलाया। छोटा सा घर, साधारण फर्नीचर और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें देखकर भी दोनों के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्हें लड़की के धन दौलत से मतलब नहीं था, उन्हें एक अच्छी और संस्कारी बहू से मतलब था। अनुराधा की मां ने संकोच से कहा, हमारे घर में आपका स्वागत है। राजेश मुस्कुराए और बोले, हम रिश्ता लेकर आए हैं, हमारे बेटे कुलदीप का रिश्ता अनुराधा के लिए। हम अनुराधा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। यह सुनते ही अनुराधा और उसकी माँ दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। अनुराधा को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, अंकल, शायद आप मजाक कर रहे हैं। राजेश ने मुस्कुरा कर कहा, रिश्ते मजाक में नहीं मांगे जाते बेटी। अनुराधा ने तुरंत सिर झुका लिया। लेकिन कुलदीप जी, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। राजेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, यह सच है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारा व्यवहार एक दिन उसका दिल बदल देगा। अनुराधा की आंखें भर आई। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वे समझ रही थी कि बेटी किस उलझन में है। पूरी रात अनुराधा सो नहीं पाई। उसे कुलदीप के हर ताने, हर अपमान और बारिश वाली रात की घटना याद आ रही थी। वह बार बार सोचती रही कि जिस इंसान की आंखों में उसके लिए सम्मान तक नहीं है, उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी। सुबह उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैं तुझे कभी मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कुछ रिश्ते भगवान हमारी इच्छा से नहीं, हमारी परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। और इतने अमीर और खानदानी परिवार का रिश्ता आया है, यह तेरे लिए सौभाग्य की बात है। तू यह शादी कर ले बेटी, मेरी खातिर मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। अनुराधा चुप हो गई। उधर मल्होत्रा मेंशन में कुलदीप ने साफ मना कर दिया था। उसने अपने पिता से कहा, अगर आपने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई तो मैं कभी उसे पत्नी का अधिकार नहीं दूंगा। राजेश ने बेटे की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, आज तक तूने जो कहा है, हमने तुम्हारी हर बात मानी है। अगर तू अपने माता पिता को थोड़ा भी प्यार करता है और जरा सा भी हम दोनों के प्रति तेरे दिल में सम्मान है, तो तुझे यह विवाह करना ही होगा। हम अनुराधा और उसकी माँ को जुबान देकर आ चुके हैं। हम पहली बार तुझसे कुछ मांग रहे हैं। अब यह तेरे ऊपर है, तू हमारी इच्छा पूरी करेगा या नहीं। पिता के इन शब्दों ने उसे विवश कर दिया। वह अपने पिता को ना नहीं कर पाया। तभी माँ भी बोली, एक बार मेरी खुशी के लिए यह फैसला भी मान ले। बाकी जिंदगी कैसे जीनी है, यह बाद में तय कर लेना। पहली बार कुलदीप अपने माता पिता की बात काट नहीं पाया। बहुत देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। आखिरकार उसने गुस्से में कहा, ठीक है, शादी कर लूंगा, लेकिन अपने मन से नहीं। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी में सादगी से सगाई हो गई। पूरे समय कुलदीप के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आई। उसने एक बार भी अनुराधा की तरफ ठीक से नहीं देखा। जब अंगूठी पहनाने का समय आया तो उसने बिना उसकी आंखों में देखे बस औपचारिकता निभा दी। अनुराधा भी बिना कोई शिकायत किए मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ा दी। उसकी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा था, यह कोई नहीं समझ पाया। 1 महीने बाद शादी का दिन भी आ गया। पूरा मल्होत्रा मेंशन दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और शहनाई की मधुर धुन गूंज रही थी। अनुराधा लाल जोड़े में बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके दिल में खुशी से ज्यादा घबराहट थी। दूसरी ओर कुलदीप दूल्हे के जोड़े में किसी राजकुमार जैसा लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर कठोरता पहले जैसी ही थी।
7 फेरे पूरे हुए, मांग में सिंदूर भरा गया, मंगलसूत्र पहनाया गया, सबने दोनों को आशीर्वाद दिया। सभी खुश थे, लेकिन उन दो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए बिल्कुल अलग भावनाएं थी। रात को जब अनुराधा पहली बार अपने नए कमरे में पहुंची, तो उसने देखा कि कुलदीप पहले से ही वहां खड़ा खिड़की के बाहर देख रहा था। कुलदीप बिना उसकी तरफ देखे धीरे से बोला, इस शादी को लेकर कोई गलतफहमी मत पालना। यह शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है। अनुराधा चुपचाप सुनती रही। कुलदीप ने आगे कहा, दुनिया के सामने तुम मेरी पत्नी हो सकती हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और शायद कभी होगी भी नहीं। यह सुनकर अनुराधा की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसने धीमे स्वर में सिर्फ इतना कहा, मैं किसी पर अपना हक जबरदस्ती नहीं चाहती। कुलदीप ने अलमारी से तकिया उठाया और सोफे पर फेंक दिया। आज से तुम बिस्तर पर सोओगी और मैं सोफे पर। और हाँ, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वह दूसरी तरफ जाकर लेट गया। अनुराधा धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। उसकी नजर अपने हाथों की मेहंदी पर पड़ी। कुछ ही घंटे पहले जिस मेहंदी में उसने नए सपनों का रंग देखा था, वही अब उसे अधूरी लग रही थी। उसने खिड़की से बाहर चमकते चांद को देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर यही मेरी परीक्षा है तो मुझे इतना धैर्य देना कि मैं इस रिश्ते की मर्यादा कभी न तोड़ूं। उसी समय कमरे की दूसरी तरफ लेटा कुलदीप आंखें बंद किए हुए था, लेकिन ना जाने क्यों उसे पहली बार अपने ही शब्द कुछ ज्यादा कठोर लगने लगे थे। उसने तुरंत करवट बदली और खुद से कहा, नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी को लगभग 1 महीना बीत चुका था। पूरे मल्होत्रा मेंशन में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन एक चीज बदल गई थी। अब उस घर की हर सुबह अनुराधा की मधुर आवाज से शुरू होने लगी थी। वह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, पूरे घर के मंदिर में दीपक जलाती, फिर सास ससुर के लिए चाय बनाती और उसके बाद घर के बाकी काम संभालती। उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि वह इस घर की बहू कम और एक जिम्मेदार सदस्य ज्यादा बन गई है। लेकिन कुलदीप, वह आज भी पहले जैसा ही था। न वह अनुराधा से ठीक से बात करता, न उसकी तरफ देखता। अगर कभी दोनों आमने सामने आ भी जाते तो बस जरूरत भर के 2-4 शब्द बोलकर चला जाता। एक सुबह कुलदीप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी महंगी घड़ी ढूंढनी शुरू की, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ ही मिनटों में उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से आवाज लगाई, अनुराधा। अनुराधा रसोई से भागती हुई आई। जी? कुलदीप ने तेज आवाज में कहा, मेरी घड़ी कहाँ रखी है? अनुराधा ने हैरानी से कहा, मैंने आपकी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। कुलदीप ने बिना कुछ सोचे अपनी अलमारी के सारे कपड़े बाहर फेंक दिए और बोला, इस कमरे में मेरे अलावा अब सिर्फ तुम आती हो। अगर घड़ी गायब है तो जिम्मेदार भी तुम ही हो। अनुराधा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे में घुटनों के बल बैठ गई और बिखरे हुए कपड़े समेटने लगी। करीब 10 मिनट बाद कुलदीप की नजर स्टडी टेबल पर रखी एक फाइल के नीचे गई। उसकी घड़ी वहीं रखी थी। उसे याद आया कि पिछली रात उसने खुद ही उतार कर वहीं रख दी थी। कुछ पल के लिए उसका चेहरा उतर गया। उसने चोरी छिपे अनुराधा की तरफ देखा। वह बिना कुछ कहे अब भी कपड़े तह कर रही थी। कुलदीप के होठों तक सॉरी शब्द आया, लेकिन उसका अहंकार उससे पहले बोल पड़ा। वह बिना उसे कुछ बोले घड़ी पहनकर चुपचाप ऑफिस चला गया। शाम को जब वह लौटा तो उसने देखा कि अनुराधा उसकी माँ के साथ बैठकर पुराने फोटो एल्बम देख रही थी। दोनों हंसते हुए बचपन की बातें कर रही थी। कुलदीप बिना कुछ बोले ऊपर चला गया। न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा कि उसकी माँ अब अनुराधा के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। अगले दिन रविवार था। राजेश मल्होत्रा ने पूरे परिवार के साथ नाश्ता करने की जिद की। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी घर का छोटा सा पालतू कुत्ता मोती दौड़ता हुआ आया। वह सीधा अनुराधा के पास जाकर बैठ गया। अनुराधा मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। कुलदीप ने आश्चर्य से देखा। मोती किसी नए इंसान के पास कभी नहीं जाता था। राजेश हंसते हुए बोले,
जानवर इंसान की नीयत पहचानने में कभी गलती नहीं करते। कुलदीप ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नजर बार बार अनुराधा पर जा रही थी, जो गुलाबी साड़ी में लिपटी बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल के लिए कुलदीप उस पर से नजर नहीं हटा पाया। उसकी मासूम सी हंसी और उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। कुछ दिनों बाद सविता मल्होत्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार के कारण डॉक्टर ने उन्हें पूरा आराम करने की सलाह दी। अगले 3 दिनों तक अनुराधा ने एक पल के लिए भी अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। समय पर दवा देना, खाना बनाना, रात में उठ उठ कर उनकी तबीयत देखना, वह सब कुछ बिना किसी थकान के करती रही। एक रात कुलदीप पानी पीने के लिए नीचे आया। उसने देखा कि अनुराधा कुर्सी पर बैठी बैठी ही सो गई थी। उसके हाथ में दवा की शीशी थी और सिर बिस्तर के किनारे टिका हुआ था। सविता की नींद ना टूटे, इसलिए उसने खुद ठीक से आराम भी नहीं किया था। कुछ पल के लिए कुलदीप सोचने लगा, बोलती बहुत ज्यादा है, पर इसके दिल में सबके लिए कितना प्रेम और अपनापन भरा है। कुलदीप कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा। पहली बार उसने गौर किया कि अनुराधा के हाथों पर जलने के निशान थे। शायद रसोई में काम करते समय लगे होंगे। कुछ पल के लिए उसका दिल धड़क उठा। उसने मन ही मन कहा, कैसे हर किसी का निस्वार्थ भाव से सेवा करती है ये। कुलदीप ने देखा उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन उसने कभी किसी से अपनी थकान की शिकायत नहीं की। कुलदीप का पत्थर जैसा दिल उसकी सादगी और सुंदरता के आगे अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। कुलदीप धीरे से आगे बढ़ा। उसने पास रखी शॉल उठाई और बिना आवाज किए अनुराधा के कंधों पर रख दी। उसी समय अनुराधा की आंख खुल गई। उसने देखा कि कुलदीप उसके सामने खड़ा है। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। अनुराधा ने फिर धीरे से कहा, आपको कुछ चाहिए था क्या? कुलदीप ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, बस मम्मी की तबीयत देखने आया था। वह तुरंत वहां से चला गया। सीढ़ियां चढ़ते समय उसके मन में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने खुद से कहा, मैं उसे इतना सताता हूँ, फिर भी वह मुझसे कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करती। अगले दिन अनुराधा अपनी माँ से मिलने मायके चली गई। घर में सब कुछ था, लेकिन ना जाने क्यों कुलदीप को अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी। सुबह मंदिरों में घंटी नहीं बजी। डाइनिंग टेबल पर चाय तो थी, लेकिन उसमें अदरक की वही खुशबू नहीं थी जिसकी उसे आदत पड़ने लगी थी। शाम को ऑफिस से लौटकर उसने अनजाने में आवाज लगाई, अनुराधा। पूरा घर शांत था। तभी नौकर ने आकर कहा, साहब, भाभी जी अपनी माँ से मिलने गई हैं, रात तक लौटेंगी। कुलदीप ने तुरंत सामान्य बनने की कोशिश की। मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। लेकिन रात को खाने की मेज पर बैठते समय उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती। करीब 9 बजे गेट खुलने की आवाज आई। अनुराधा अंदर आई। उसके हाथ में अपनी माँ के घर से लाई हुई घर की बनी मिठाई थी। वह सीधे सविता के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वह रसोई में पानी लेने पहुंची तो देखा कि कुलदीप फ्रिज से पानी निकाल रहा था। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर कुलदीप ने बिना उसकी तरफ देखे धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? अनुराधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब पहले से बेहतर है। बस इतना ही संवाद हुआ। लेकिन पहली बार कुलदीप ने उससे कोई बात ताना मारने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच उसकी चिंता जानने के लिए की थी। उस रात कुलदीप बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब उसके मन में अनुराधा की मुस्कान, उसकी खामोशी और उसका धैर्य जगह बनाने लगे हैं। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। कुलदीप अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसने अपने बदले हुए व्यवहार को अब तक किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया था। बाहर से वह आज भी वही घमंडी, गुस्सैल और अकड़ वाला इंसान दिखाई देता था, मगर उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। अब वह बिना वजह अनुराधा पर चिल्लाता नहीं था। कभी कभी उसे चुपचाप काम करते हुए देखता और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता। अनुराधा ने भी इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन उसने कभी कोई उम्मीद नहीं बांधी। उसे लगता था कि शायद यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है।
एक सुबह राजेश मल्होत्रा ने कहा, आज शहर से बाहर हमारी नई फैक्ट्री का उद्घाटन है, हम सब साथ चलेंगे। सविता ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अनुराधा भी चलेगी। शादी के बाद पहली बार घर से बाहर घूम भी लेगी। अनुराधा ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। जब अनुराधा तैयार होकर नीचे आई, वह इतनी सुंदर लग रही थी कि कुलदीप उसकी नसीली आंखों में खोने लगा। जब वह उसके पास से गुजरी तो कुलदीप का दिल धड़कने लगा। उसे खुद नहीं मालूम हो रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। कुछ देर बाद चारों लोग एक ही गाड़ी में फैक्ट्री की ओर निकल पड़े। रास्ते भर राजेश और सविता बातें करते रहे। अनुराधा खिड़की से बाहर खेतों और बादलों को देख रही थी। कुलदीप गाड़ी चला रहा था। उसने एक दो बार रियर व्यू मिरर में देखा। अनुराधा हवा से उड़ती अपनी लटों को कान के पीछे कर रही थी। न जाने क्यों उसकी नजर कुछ पल वहीं ठहर गई। फैक्ट्री का उद्घाटन बहुत अच्छे से हुआ। कर्मचारियों ने तालियां बजाई। अनुराधा सबसे मुस्कुरा कर मिली। किसी कर्मचारी के बच्चे ने जब उसे गुलाब का एक छोटा सा फूल दिया तो उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। यह दृश्य देखकर राजेश की आंखों में संतोष था। शाम होने लगी। सब लोग वापस लौटने लगे। मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में काले बादलों ने आसमान को ढक लिया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सड़क पहाड़ी इलाके से होकर गुजर रही थी। चारों तरफ घना जंगल था। बारिश इतनी तेज थी कि सामने मुश्किल से कुछ दिखाई दे रहा था। कुलदीप बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा था। अचानक सामने से तेज रफ्तार में एक बड़ा ट्रक आया। उसका संतुलन बिगड़ चुका था। ट्रक सीधा उसकी गाड़ी की तरफ फिसल रहा था। सविता डर के मारे चीख उठी, कुलदीप! कुलदीप ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी सड़क से फिसलकर किनारे की तरफ चली गई। लेकिन उसी समय सामने एक बड़ा पेड़ आ गया। सब कुछ ही सेकंड में हुआ। अनुराधा ने देखा कि टक्कर सीधे ड्राइवर वाली सीट तरफ होने वाली है। उसने बिना एक पल सोचे अपनी सीट बेल्ट खोली और पूरी ताकत से कुलदीप को अपनी तरफ धक्का देकर दूसरी ओर झुका दिया। अगले ही पल गाड़ी जोरदार आवाज के साथ पेड़ से टकरा गई। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद कुलदीप ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके माथे पर हल्की चोट आई थी। उसने घबराकर सबसे पहले अनुराधा की तरफ देखा। उसकी सांस जैसे वहीं रुक गई। अनुराधा का सिर खिड़की से जोर से टकराया था। उसके माथे से लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखें बंद थी। वह बिल्कुल निश्चल पड़ी थी। अनुराधा! कुलदीप की चीख बारिश की आवाज में भी साफ सुनाई दी। उसने अपने माता पिता की तरफ देखा। वह दोनों ठीक थे, बस थोड़ा बहुत खरोच आया था। उसने कांपते हाथों से अनुराधा का चेहरा उठाया। अनुराधा, आंखें खोलो, प्लीज मेरी तरफ देखो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राजेश और सविता भी किसी तरह बाहर निकले। सविता रोने लगी, मेरी बच्ची। कुलदीप ने पहली बार अपनी जिंदगी में इतना डर महसूस किया था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अनुराधा का सिर अपनी गोद में रख लिया। बारिश का पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था, लेकिन कुलदीप बार बार अपने हाथों से उसका चेहरा ढकने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सुन रही हो ना? कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंच गई। अनुराधा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की पूरी टीम उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर भागी। बाहर लाल बत्ती जल उठी। दरवाजा बंद हो गया। कुलदीप उसी दरवाजे के सामने खड़ा रह गया। उसके हाथों पर अभी भी अनुराधा का खून लगा हुआ था। वह बार बार उन्हीं हाथों को देख रहा था। उसे याद आने लगा बारिश वाली पहली मुलाकात, उसका अपमान, हर ताना, हर कठोर शब्द, हर वह पल जब अनुराधा चुप रही और उसने उसे रुलाया। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। वह अस्पताल की ठंडी दीवार से टिककर धीरे धीरे नीचे बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। टूटी हुई आवाज में उसके होठों से सिर्फ एक ही बात निकली, हे भगवान, अगर मेरी किसी गलती की सजा देनी है तो मुझे दे देना, लेकिन अनुराधा को बचा लेना। उसने तो हमेशा सबका भला ही चाहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
राजेश ने पहली बार अपने बेटे को इस तरह टूटते हुए देखा। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन कुलदीप फूट फूट कर रो पड़ा। पापा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर वह मुझे बचाने की कोशिश ना करती तो आज वह इस हालत में नहीं होती। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती अब भी जल रही थी। हर गुजरता हुआ मिनट जैसे 1 साल के बराबर लग रहा था और पहली बार कुलदीप को अपने दिल की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आ चुकी थी। वह अनुराधा से नफरत नहीं करता था, वह उससे बेइंतहा प्यार करने लगा था। बस उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब उसे खोने का डर उसकी सांसों से भी बड़ा हो गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरी रात जैसे थम सी गई थी। कुलदीप की नजरें दरवाजे पर जमी थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी अपने को खोने का इतना बड़ा डर महसूस किया था। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बुझ गई, दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। कुलदीप दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा, कांपती हुई आवाज में बोला, डॉक्टर, अनुराधा कैसी है? डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान का शुक्र है कि सिर पर गहरी चोट नहीं लगी। हाथ और पैर में फ्रैक्चर है। पैर पर ज्यादा चोट आई है, इसलिए कुछ हफ्तों तक वह ठीक से चल नहीं पाएगी। अभी उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। इतना सुनते ही कुलदीप ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, धन्यवाद भगवान। कुछ देर बाद अनुराधा को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। वह बेहोशी की दवा के असर में थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, हाथ पर प्लास्टर था और दाएं पैर पर भी मोटा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। कुलदीप धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास जाकर बैठ गया। उसने कांपते हुए हाथों से अनुराधा की उंगलियों को हल्के से थाम लिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह वही हाथ है जिसने बिना एक पल सोचे उसकी जान बचा ली थी। उसकी आंखें फिर भर आई। रात के लगभग 2 बजे अनुराधा की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने धुंधली नजरों से सामने देखा। कुलदीप उसी के पास कुर्सी पर बैठा था। उसका सिर बिस्तर किनारे झुका हुआ था। शायद वह पूरी रात जागते जागते वहीं सो गया था। अनुराधा उसे कुछ पल तक चुपचाप देखती रही। उसके बिखरे बाल, थकी हुई आंखें और चेहरे पर साफ दिखाई देती बेचैनी बता रही थी कि उसने कई घंटों से आराम नहीं किया था। तभी कुलदीप की आंख खुल गई। उसने देखा कि अनुराधा उसे देख रही है। वह तुरंत घबरा गया। अनुराधा, दर्द तो नहीं हो रहा? अनुराधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ। कुलदीप की आंखें भर आई। वह धीमी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो अगर उस दिन तुम। आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। अनुराधा ने धीरे से कहा, शांत हो जाइए, आप ठीक हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। कुलदीप ने पहली बार किसी झिझक के उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की, क्यों? अनुराधा मुस्कुराई। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ 7 फेरों का नहीं होता, एक दूसरे की सांसों का भी होता है। उस समय मैंने सोचा ही नहीं। कुलदीप उसकी बात सुनकर अपना सिर झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले 5 दिन तक कुलदीप अस्पताल से एक पल के लिए भी कहीं नहीं गया। वह खुद समय पर दवा देता, डॉक्टरों से हर छोटी बड़ी बात पूछता, अपने हाथों से उसे सूप पिलाता। जब भी अनुराधा के माथे पर दर्द की लकीरें दिखाई देती, कुलदीप की बेचैनी बढ़ जाती। सविता कई बार कहती, बेटा थोड़ी देर घर जाकर आराम कर लो, लेकिन वह हर बार एक ही बात कहता, जब तक अनुराधा घर नहीं जाएगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे अनुराधा की तबीयत में सुधार होने लगा। एक सुबह डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, अब इन्हें घर ले जाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे पैर पर बिल्कुल जोर नहीं पड़ना चाहिए। कम से कम 1 महीने तक इन्हें चलने की कोशिश भी नहीं करनी है। डिस्चार्ज की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। नर्स व्हील चेयर लेकर आई। जैसे ही वह अनुराधा को बैठाने लगी, कुलदीप ने विनम्रता से कहा, 1 मिनट। उसने बहुत सावधानी से अनुराधा को अपनी बाहों में उठा लिया।
अनुराधा एक पल के लिए सकपका गई। अरे मैं बैठ जाऊंगी, कुलदीप ने मुस्कुराकर धीरे से कहा। डॉक्टर ने कहा है कि पैर पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, और वैसे भी अब तुम्हें तकलीफ उठाने की आदत मैं धीरे धीरे छुड़वा दूंगा। अनुराधा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां अब घमंड नहीं था, सिर्फ अपनापन था। वह बिना कुछ बोले चुपचाप उसके कंधों का सहारा लेकर उसकी बाहों में सिमट गई। कुलदीप की बाहों में आकर अनुराधा का भी दिल धड़कने लगा। वह अपनी मासूम निगाहों से कुलदीप के चेहरे को गौर से देखे जा रही थी। अस्पताल के गलियारे से लेकर गाड़ी तक कुलदीप ने उसे एक पल के लिए भी नीचे नहीं उतारा। वहां मौजूद डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय मुस्कुराकर दोनों को देख रहे थे। सविता की आंखें खुशी से भर आई। राजेश ने धीमे से कहा, मुझे पता था एक दिन मेरा बेटा बदल जाएगा। कुलदीप ने बहुत सावधानी से अनुराधा को गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठाया। सीट बेल्ट भी खुद लगाई। रास्ते भर वह बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहा। हर छोटे स्पीड ब्रेकर पर पहले से गाड़ी की रफ्तार कम कर देता। एक बार गाड़ी हल्की सी उछली तो उसने तुरंत पूछा, ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ? अनुराधा मुस्कुरा कर बोली, इतनी बार पूछेंगे तो दर्द भी शर्मा कर भाग जाएगा। दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। यह शायद उनकी शादी के बाद पहली मुस्कान थी जिसमें कोई मजबूरी नहीं थी। घर पहुंचते ही कुलदीप फिर से गाड़ी से उतरा और बिना किसी की मदद लिए अनुराधा को दोबारा अपनी गोद में उठा लिया। अनुराधा ने धीरे से कहा, सब लोग देख रहे हैं। कुलदीप ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखने दो, मुझे अब किसी की परवाह नहीं। इतना सुनते ही अनुराधा के गाल हल्के हल्के गुलाबी हो गए। कुलदीप उसे सीधे उनके कमरे में ले गया। उसने बहुत सावधानी से उसे बिस्तर पर बिठाया, तकिए ठीक किए और उसके पैर के नीचे मुलायम तकिया रख दिया ताकि उसे तकलीफ न हो। रात को दवा देने का समय हुआ। अनुराधा ने पानी का गिलास उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ में दर्द होने की वजह से गिलास छूटने लगा। कुलदीप ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अब यह सब करने की जिद मत किया करो। उसने दवा उसके हाथ में रखी, फिर गिलास उसके होठों तक ले गया। अनुराधा दवा पीते हुए बार बार उसकी तरफ देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही इंसान है जिसने कभी उसके आंसुओं की भी परवाह नहीं की थी। दिन बीतने लगे। सुबह कुलदीप ऑफिस जाने से पहले उसके लिए नाश्ता बनवा कर लाता, दवा देता और हर 2 घंटे में फोन करके पूछता, समय पर दवा ली है ना? शाम को लौटते ही सबसे पहले उसके कमरे में जाता। कभी उसके लिए किताब ले आता, कभी उसकी पसंद की मिठाई, तो कभी बिना किसी वजह के घंटों उसके पास बैठा रहता। अब दोनों के बीच लंबी बातें होने लगी थी। कई बार ऐसा होता कि अनुराधा किताब पढ़ रही होती और कुलदीप लैपटॉप पर काम कर रहा होता। अचानक दोनों एक ही समय पर नजर उठाते, उनकी आंखें टकरा जाती, फिर दोनों बिना कुछ कहे हल्का सा मुस्कुरा देते। उन मुस्कानों में कोई इजहार नहीं था, लेकिन उनमें एक नया रिश्ता धीरे धीरे सांस लेने लगा था। जिस प्यार को शब्दों की जल्दी नहीं होती, वह अक्सर नजरों की खामोशी में ही सबसे गहराई से जन्म लेता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते ही देखते अनुराधा के पैर का प्लास्टर भी उतर गया। अब वह धीरे धीरे सहारा लेकर चलने लगी थी। पूरे घर में फिर से वही रौनक लौट आई थी, लेकिन इस बार सिर्फ घर ही नहीं बदला था, कुलदीप भी पूरी तरह बदल चुका था। अब उसकी सुबह अनुराधा की मुस्कान देखकर होती और रात उसके अपना ख्याल रखिए कहने पर खत्म होती। जो इंसान कभी ऊंची आवाज में बात करता था, अब वही उसकी जरा सी तकलीफ देखकर बेचैन हो जाता था। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को अब महसूस कर रहे थे। एक शाम अनुराधा घर की छत पर बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी। आसमान में ढलता सूरज पूरे शहर को सुनहरे रंग में रंग रहा था। अनुराधा रेलिंग के पास खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। तभी कुलदीप धीरे धीरे उसके पास आया। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले खड़े रहे। फिर कुलदीप ने धीमी आवाज में कहा, अनुराधा जी, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? अनुराधा मुस्कुराई। पूछिए। कुलदीप ने गहरी सांस ली।
जब मैं तुम्हें हर बात पर अपमानित करता था, तुम्हारी बात नहीं सुनता था, तुम्हें रुलाता था, तब भी तुमने मेरा साथ क्यों नहीं छोड़ा? अनुराधा कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी खामोशी दिखाई देती थी। मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारे गुस्से के पीछे कोई ऐसा इंसान छिपा है जो कभी किसी से बहुत प्यार करना चाहता था, लेकिन करना भूल गया। कुलदीप की आंखें भर आई। उसने पहली बार बिना किसी झिझक के अनुराधा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और आज उसकी आवाज कांप गई। आज मुझे समझ आया है कि प्यार जताने से कोई छोटा नहीं हो जाता। छोटा तो मैं तब था जब अपने घमंड को अपनी पहचान समझता था। अनुराधा की आंखों में भी नमी उतर आई। पुरानी बातें छोड़ दीजिए। अगर हम बार बार पीछे देखते रहें तो आगे का सफर कैसे तय करेंगे? कुलदीप मुस्कुरा दिया। उसी रात पूरे परिवार ने उनके लिए घर के मंदिर में एक छोटी सी पूजा रखी। सविता ने अनुराधा को गले लगाकर कहा, बेटी, तू बहू बनकर नहीं आई, इस घर की खुशियां बनकर आई है। राजेश ने कुलदीप के कंधे पर हाथ रखा। आज पहली बार मुझे अपने बेटे पर गर्व हो रहा है। रात गहराने लगी। कमरा हल्के फूलों की खुशबू से महक रहा था। खिड़की से आती चांदनी पूरे कमरे में एक शांत उजाला बिखेर रही थी। अनुराधा धीरे से कमरे में आई। उसके कदमों में अब पहले जैसी झिझक नहीं थी, लेकिन दिल की धड़कन आज भी तेज थी। कुलदीप खिड़की के पास खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर अनुराधा को देखा। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। इस बार उनके बीच न कोई शिकायत थी, न कोई दूरी, न कोई गलतफहमी, सिर्फ विश्वास था। कुलदीप धीरे धीरे उसके पास आया। उसने बहुत सम्मान से अनुराधा के सामने अपना हाथ बढ़ाया। क्या हम आज से अपनी जिंदगी सच में नई शुरुआत से शुरू करें? अनुराधा ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। कुलदीप ने उसके हाथ को अपने माथे से लगाया। मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अनुराधा की पलकें खुशी से नम हो गई। वह बोली, और मैं वादा करती हूँ, चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों ने एक दूसरे को अपनेपन से गले लगा लिया। फिर कुलदीप ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया। उस आलिंगन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ महीनों का इंतजार, अनगिनत तकलीफें, टूटा हुआ विश्वास और फिर से जुड़ती हुई मोहब्बत थी। खिड़की के बाहर चांद चुपचाप मुस्कुरा रहा था। बारिश की हल्की हल्की फुहारें फिर से शुरू हो चुकी थी। उन्हीं बारिश की बूंदों ने कभी उनके बीच नफरत की पहली कहानी लिखी थी और आज वही बारिश उनके प्यार की गवाह बन गई थी। अगली सुबह पूरे घर में फिर से हंसी गूंज रही थी। सुबह दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। राजेश ने मुस्कुरा कर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यह लड़की मेरे बेटे की जिंदगी बदल देगी। सविता ने भगवान के सामने दीपक जलाया और मन ही मन धन्यवाद दिया। कुलदीप ने अनुराधा की तरफ देखा। अनुराधा मुस्कुरा रही थी। उसने और कसकर उसका हाथ थाम लिया। अब उस हाथ को छोड़ने का सवाल ही नहीं था। कभी बारिश ने उन्हें मिलाया था, कभी अहंकार ने उन्हें दूर किया था और अंत में प्रेम ने उन्हें हमेशा के लिए एक कर दिया। दोस्तों, अगर बेदर्दी पिया की यह प्रेम कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। ऐसी ही नई और दिल छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।